We are using gold criteria for COPD. Remember this, किस कंडीशन में हमने यूज किया? फॉर COPD, राइट? दूसरा पॉइंट, ये गोल्ड क्राइटेरिया जो हम COPD में यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम? तो हमारा जो रीजन है COPD में गोल्ड क्राइटेरिया को यूज करने का, वो ये है टू आइडेंटिफाई द सिवियरिटी ऑफ दिस डिजीज कंडीशन, राइट? पहला हमें सिवियरिटी जाननी है। सिवियरिटी मींस कितना ऑब्स्ट्रक्शन, कितना एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, राइट? इसके साथ साथ हम जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये भी असेस करेंगे कि क्या इस पेशेंट को फ्यूचर में इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो वर्सन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कितना चांसेस है। सो इट विल, दिस क्राइटेरिया हमें मदद करेगा प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर रिस्क ऑफ एक्सरबेशन, राइट? फ्यूचर रिस्क ऑफ एक्सरबेशन। सो ये दोनों चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे थ्रू गोल्ड क्राइटेरिया। और रीसेंट जो 2025 है उसके सिवियरिटी के बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट में हमें मॉडिफिकेशन करनी है पेशेंट की, वो भी इस क्राइटेरिया के अंदर दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन जो डिफरेंट क्लासेस आगे बनेंगे। ठीक है। अब गोल्ड क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जरूरी होता है कि गोल्ड क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो गोल्ड क्राइटेरिया में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। सबसे पहला, राइट, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये क्या होता है अभी हम समझेंगे। दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका सिम्टम बर्डन, राइट? पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होंगे, जो भी साइन एंड सिम्टम है, उनका बर्डन, मतलब अगर मैं COPD के पेशेंट हूं तो मेरे अंदर अभी क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। थर्ड होगा हिस्ट्री ऑफ एक्सअसर्बेशन, राइट? क्या पेशेंट को कभी COPD वाला जो पेशेंट है उसे कभी जो है उसके साइन एंड सिम्टम एकदम से बिगड़ गए हो, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई हो, या इस तरीके से एक्यूट उसकी जो है वर्सनिंग हो गई हो साइन एंड सिम्टम की। तो ये तीन चीजें हैं जिन्हें हम गोल्ड क्राइटेरिया के अंदर पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन, राइट? सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद दिस फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अब होता क्या है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दो टर्म है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, राइट? ये दो टर्म है यहाँ पे। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मैं एक पेशेंट हूं, मैंने जो है फोर्सफुली, मतलब बहुत एक डीप ब्रेथ लिया फोर्सफुली, जल्दी से, मतलब टाइम उसका जो है स्लो नहीं है, वो रैपिड है। सो रैपिड मैंने डीप ब्रेथ लिया, और डीप ब्रेथ लेने के बाद मैंने जो एक्सहेल किया वो भी फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सहेल किया, दैट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। सो मैक्सिमम एक्सहेलेशन, फोर्सफुल मैक्सिमम एक्सहेलेशन किया आफ्टर टेकिंग अ फोर्सफुल डीप ब्रेथ, ये आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी हुआ, राइट? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 मतलब 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं मैक्स फोर्सफुल जब मैं अपनी हवा को बाहर निकाल रही थी, जब मैं एक्सहेल कर रही थी, तो एक्सहेल करते टाइम 1 मिनट में मैंने कितनी हवा लंग से बाहर फेंकी? 1 सेकेंड में, 1 मिनट नहीं, 1 सेकेंड, राइट? इसे बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। सो इसका फुल फॉर्म है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, राइट? और FVC क्या है? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, राइट? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अब हमें देखना है, देखो गोल्ड क्राइटेरिया में, अब इससे इसका बेस कहानी समझते हैं कि कैसे हुआ। मान लो कि हमारे पास दो पेशेंट है, राइट? वी हैव पेशेंट ए एंड पेशेंट बी। तो ये दो पेशेंट हैं, ये दोनों पेशेंट को जो है इनके जो एयरवे है ऑब्स्ट्रक्टेड है। मान लीजिए एयरवे पेशेंट ए को एस्थमा है और पेशेंट बी को COPD है। क्या है? एस्थमा एंड COPD, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान को बोलो जिसके लंग्स की कैपेसिटी ठीक है, कोई उसे ऐसा साइन एंड सिम्टम नहीं है, कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो अगर आप मुझे बोलोगे, मैं जब अपना पल्स ऑक्सीमेट्री, जब मैं अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराऊंगी, या जब मैं स्पायरोमीटर मशीन में अपना, जब मैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन करूंगी आफ्टर टेकिंग अ डीप फोर्सफुल ब्रेथ, जब मैं हवा को, जब मैं सांस को बाहर छोड़ूंगी फोर्सफुली, तो 1 सेकंड में कम से कम मैं मोर देन 80% से ज्यादा हवा बाहर जो है छोड़ दूंगी, राइट? ये आपको याद रखना है। सो नॉर्मली हमारा क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड मोर देन इक्वल टू 80% होता है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन, राइट? नॉर्मली हमारे लंग्स में जब मैं एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद जब मैं इनहेल करूंगी, तो 1 सेकेंड में मैं 80% से 80% से ज्यादा हवा बाहर एक्सहेल आउट कर दूंगी फोर्सफुली। दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। अब मेरे पास आए दो पेशेंट, पेशेंट ए है एस्थमा, पेशेंट बी है सीओपीडी वाला, राइट? दोनों ही पेशेंट में मैंने क्या कराया, स्पायरोमीटर का टेस्ट कराया, राइट? मुझे जानना था कि इनके जो, ये पेशेंट का जो एयरवे है, ए पेशेंट ए और बी, दोनों की एयरवे कितने ब्लॉक्ड है या कितने ऑब्स्ट्रक्टेड है, राइट? अब ये वाले दोनों ही पेशेंट में मैंने स्पायरोमीटर टेस्ट कराया। यूजली जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली है कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का जो रेशियो होगा, राइट? मतलब पूरा लंग में जो हमने इनहेल किया फोर्सफुली और जो एक्सहेल किया, उसका जो 1 सेकेंड में जो वो एक्सहेल आउट करेगा, वो होगा लेस देन 0.7। 0.7 का मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वाइटल कैपेसिटी 1 सेकेंड में कितनी है, लेस देन 70% है ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, राइट? अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, अभी हमें सिवेरिटी नहीं पता है, हमें एक स्टैंडर्ड बेसिक बेस पता है कि अगर किसी का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस केस में उसका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होगा 1 सेकेंड का, वो लेस देन 70 होना चाहिए, राइट? और रेशियो अगर हम बोले फोर्स वाइटल कैपेसिटी में, तो 0.लेस देन 0.7 होना चाहिए। ये आपका एक बेस है जिससे आप पता कर रहे हो कि एयरवे इसका ऑब्स्ट्रक्टेड है। अब आपके पास दो पेशेंट आए, दोनों पेशेंट में आपने क्या किया, सीओपीडी और एस्थमा, दोनों पेशेंट में आपने स्पायरोमीटर से टेस्ट कराया, राइट? दोनों के केस में आपको ये वैल्यू मिली कि लगभग मान लेते हैं कि आपको ये वैल्यू मिली, पेशेंट का जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का जो रेशियो था, वो लेस देन 0.7 था। आगे क्या हुआ, 0.7, राइट? आगे क्या हुआ, आपने दोनों पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन दे दिया। फिर दोनों पेशेंट को क्या दे दिया, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर देने के बाद, आफ्टर गिविंग द ब्रोंको डायलेटर, आपने 15 मिनट के बाद, आफ्टर 15 मिनट, अगेन दोनों पेशेंट को बुलाया और दोनों पेशेंट का फिर दोबारा से स्पायरोमीटर में टेस्ट कराया, राइट? सो 15 मिनट अगेन आफ्टर, अगेन हमने टेस्ट कराया पेशेंट का, देखने के लिए कितनी उसकी जो है कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सहेलेशन जो वॉल्यूम है 1 सेकेंड में, वो कितनी है, राइट? तो 15 मिनट के बाद क्या हुआ, जो एस्थमा वाला पेशेंट था, नाउ दिस पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एस्थमा वाला पेशेंट था, इस पेशेंट का आफ्टर गिविंग द ब्रोंकोडाइलेटर, अब जब ब्रोंकोडाइलेटर दिया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ना लंग्स में, तो उसकी जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड थी, वो बढ़ के मोर देन इक्वल टू 12% बढ़ गई। मतलब मान लीजिए कि बिफोर ब्रोंकोडाइलेटर, प्री ब्रोंकोडाइलेटर, पेशेंट की फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड हम मान के चल रहे हैं 60% की, राइट? 60%। अब जब पोस्ट ब्रोंको डायलेटर, मतलब जब आपने ब्रोंको डायलेटर दे दिया, तो ब्रोंको डायलेटर देने के बाद क्या हुआ, ये सेम पेशेंट की फोर्स्ड एक्सपायरेटरी, और कितने टाइम के बाद चेक किया, 15 मिनट के बाद, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में जितनी थी, उससे लगभग 12% बढ़ गई। 12 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 12% तो बढ़ गई, राइट? तो मतलब 72% हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि चेंज आया है, राइट? तो इस कंडीशन में इसको आप क्या बोल रहे हो, दिस इज फुली रिवर्सिबल,
एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। ये कैसा केस हो गया? फुली रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जहां पे पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था वो रिवर्सिबल कंडीशन हो गई, इन पेशेंट का जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो अच्छा हो गया। कितना होना चाहिए ये आपको याद रखना है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपने टिक लगाना है। सो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड मोर देन इक्वल टू 12% हो गया, तब हमने बोला कि ये तो एस्थमा का केस है, दिस इज अ केस ऑफ एस्थमा, उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अब दूसरे पेशेंट पे आते हैं। दूसरा पेशेंट जो सीओपीडी का पेशेंट था, उसको भी आपने पहले चेक किया उसका फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मान लीजिए इसका आपका आपने जब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड चेक किया, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, तो इसका आया 60%, राइट। फिर इसको ब्रोंकोडाइलेटर दिया, ब्रोंकोडाइलेटर देने के 15 मिनट बाद पोस्ट ब्रोंको डायलेटर देने के बाद अगेन आपने स्पायरोमीटर टेस्ट कराया। अब जब स्पायरोमीटर टेस्ट कराया तो इसका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड था वो सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, विच इज जो भी उसका जो भी लेवल था, विच इज लेस देन मान लेते हैं 70%, तो वो उतना ही रहा, देर इज नो चेंज। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इन केस ऑफ सीओपीडी इट इज नॉट फुली रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। सो ये आपका हॉल मार्क है कि इवन आफ्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी सीओपीडी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हेल्प करता है, कि जो सीओपीडी का पेशेंट था इवन आफ्टर गिविंग द ब्रोंको डायलेटर, पेशेंट का जो एयरवे था वो अभी भी जो है वो मतलब पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं हुआ है, जो ऑब्स्ट्रक्शन थी और उसका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम था वो अभी भी कम है, लेस देन नॉर्मल है, राइट। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी द हॉलमार्क, ये आपको याद रखना है। तो आइडियली ऑब्स्ट्रक्शन का जो रेशो हमने कितना बोला है, विच इज, ये याद रखना है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी लेस देन 0.7, ये आप याद रखोगे। सो दिस इज द हॉलमार्क फॉर सीओपीडी। अब इसी में ही आपने क्या किया, पेशेंट के ना ग्रेड को डिफाइन किया कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगी, हम उसके बेसिस पे देख रहे हैं सिवियरिटी कितनी होगी, राइट। तो पेशेंट का जो एयरवे है वो कितना ऑब्स्ट्रक्टेड है, कितना परसेंटेज वो जो है ऑब्स्ट्रक्शन, कितना परसेंटेज उसका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है 1 सेकेंड में, उसके बेसिस पे आप सिवियरिटी और ग्रेड को डिफाइन कर रहे हो। सो ग्रेड क्लासिफिकेशन, ग्रेड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेड क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, जैसे मान लो आपको ये सिंपल निमोनिक है, निमोनिक पहले याद कर लेते हैं, निमोनिक क्या है, निमोनिक याद रखना है 50 + 30 इक्वल टू 80, राइट। 50 + 30 इक्वल टू 80, सबसे पहले आएगा 50, दूसरे नंबर सबसे पहले आएगा 80, दूसरे नंबर पे 50, तीसरे नंबर पे 30, ये निमोनिक आपने याद रखना है। अब निमोनिक के अकॉर्डिंग हमें कैसे ग्रेड में डिवाइड करेंगे हम, गोल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सीओपीडी पेशेंट की सिवियरिटी को या ऑब्स्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले आएगा, मान लीजिए अगर पेशेंट का फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी रेशियो है 0.7, राइट, ये एक कट ऑफ वैल्यू है जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो, राइट। अगर पेशेंट का, राइट, दिस इज द कट ऑफ वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पेशेंट का फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इज मोर देन इक्वल टू 80%, मोर देन इक्वल टू 80%, तो इसे हम बोलेंगे ग्रेड 1। और कंडीशन क्या बोलेंगे, दिस इज समथिंग जो कि अच्छी कंडीशन है, मतलब ऑलरेडी मोर देन 80% है, तो यहाँ पे जो चांसेस है उसके ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन माइल्ड है, और जो चांसेस है क्रॉनिक एक्सरबेशन होने के, मतलब वर्सनिंग ऑफ साइन एंड सिम्टम के, वो बहुत ही माइल्ड है, राइट। सो ये माइल्ड स्टेज है, माइल्ड ग्रेड दिया है हमने से। अगर पेशेंट का फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इस, अब 80 तो हो गया, अब आएगा 50, मोर देन इक्वल टू 50 है, बट लेस देन 80 है, 80 से कम है लेकिन 50 से ज्यादा है, तो ये हमने कंसीडर करी, दिस इज ग्रेड 2, राइट। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 मोर देन इक्वल टू 30, अब तीसरा नंबर 30 का है, बट लेस देन 50, 50 से कम है,
ये आपका हो गया ग्रेड 3, राइट। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड लेस देन 30, अगर 30 से कम है तो ये हो गया हमारा ग्रेड 4, राइट। सो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, ये आपने ग्रेड की क्लासिफिकेशन याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द ग्रेड, राइट। कि ग्रेड 1 में जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 है उस वो कितना परसेंटेज कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेड 2 में कितना कर रहे हैं, ग्रेड 3 में कर रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, ये याद रखना जरूरी है। अब ये हमने ग्रेड पढ़ लिए कि हमने सीओपीडी जो पेशेंट है उसमें गोल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो उसकी फोर्स्ड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज क्या यूज कर रहे हैं, ग्रेड को डिवाइड हमने क्लासिफाई कैसे किया, ग्रेड में परसेंटेज ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड के बेसिस में आपने पेशेंट को ग्रेड में क्लासिफाई कर दिया। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट ये है, ये तो हमारे ग्रेड हो गए। देन अगला पॉइंट ये है कि हमें जो है ग्रेड के अलावा अब हमें क्लास डिवाइड करनी है, कि जो है यूजुअली अगर मेरा पेशेंट सिवियर क्लास में है, मॉडरेट क्लास में है, माइल्ड क्लास में, तो कौन सा ट्रीटमेंट हम पेशेंट को जो है यूज कर सकते हैं। तो उसे डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पे दो चीजें और आती है। नाउ लुक एट दिस वेरी ब्यूटिफुल टेबल, राइट। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर हमारे सीओपीडी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड हॉलमार्क है वो क्या है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी शुड बी लेस देन 0.7, ये याद रखना ही रखना है, राइट। फिर हमने फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड की परसेंटेज के बेसिस पे हमने ग्रेड को डिवाइड कर दिया। अब ग्रेड को डिवाइड करने के बाद हमें हमें दो चीजें और चाहिए, राइट। दो चीजें और चाहिए, एक अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, ये हमारा क्लियर हो गया है, राइट। सेकंड अब हम बढ़ रहे हैं सिम्टम बर्डन पे। अब आपको देखना है जो सीओपीडी का पेशेंट है उसके सिम्टम कैसे हैं, राइट। तो सिम्टम बर्डन को असेस करने के लिए आप यहाँ पे दो स्केल यूज करते हो। एक है मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्केल, ये हम स्कोर, ये हम कहाँ यूज करते हैं, टू असेस द डिस्निया डिग्री, राइट। डिस्निया मतलब पेशेंट को कितना ब्रेथलेसनेस हो रहा है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो ये पेशेंट का कहीं ना कहीं जो साइन एंड सिम्टम है सीओपीडी का, वो उसके डेली एक्टिविटी के लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, राइट। दूसरा हम कौन सा टूल यूज करेंगे, सीओपीडी असेसमेंट, असेसमेंट टेस्ट, राइट। तो इसे बोलते हैं कैट। सी से सीओपीडी, सीओपीडी, ए से असेसमेंट, राइट, टी से आ जाएगा टेस्ट, सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, देन उसके बेसिस पे उसको हम स्कोर वो देते हैं पॉइंट। तो सबसे पहले सी सैट, ये कैट देखते हैं, ये देखो ये है कैट, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, देर इज नो नीड कि आप ये पूरा याद रखो, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। बट जनरली आपको पता होना चाहिए कि सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट में क्या है कि आपने पेशेंट को 0 से लेके 5 तक एक पूरा का पूरा चार्ट होता है, जिससे आप पूछ रहे हो कि क्या आपको कभी कफ हुआ है, तो नेवर कफ, आपको पेशेंट बोल रहा है कि मुझे कभी कफ नहीं हुआ, या फिर मुझे बहुत ज्यादा हमेशा कफ ही रहता है, राइट। तो पेशेंट के आंसर के अकॉर्डिंग आप उसे पॉइंट दोगे 0 से 5, जिसमें 0 का मतलब है बिल्कुल भी नहीं और 5 का मतलब है बिल्कुल एक्सट्रीम या सिवियर कंडीशन, राइट। मुझे आई हैव म्यूकस इन माई चेस्ट फील टाइट या टाइट नहीं लगती है, यू नो, देन व्हेन आई वॉक अप ऑन द हील आई विल फील ब्रेथलेसनेस, आई एम डूइंग वेरी लिमिटेड एक्टिविटी एट होम, आई एम कॉन्फिडेंट लीविंग माई होम डिस्पाइट माई लंग कंडीशन, मेरी जो है स्लीप है वो बहुत साउंड स्लीप है, अच्छे से नींद आती है, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द डे वेन एवर आई एम इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट से पेशेंट को पूछते हैं उसके साइन एंड सिम्टम को पता करने के लिए, राइट, कि कितना अफेक्ट हो रहा है उसके जो भी वो डे टू डे अपनी डेली एक्टिविटी में जो काम करता है। इसके अलावा हमें इसके साथ मतलब कैट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया स्केल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट का ब्रेथलेसनेस असेस कर रहे हैं वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर आपका पेशेंट को ब्रेथलेसनेस तभी हो रही है जब वो स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब थोड़ा जैसे हार्डकोर एक्सरसाइज होती है ना, तो अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तभी उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, दिस इज समथिंग अनॉर्मल सिचुएशन, राइट। तो स्कोर 0 देंगे। अगर पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, ब्रेथलेसनेस फील कर रहा है जब वो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, राइट,
जल्दी जल्दी चल रहा है या किसी हीली एरिया, थोड़े से ढलान वाले एरिया पे, जैसे ऊपर जो चढ़ाई होती है ना, चढ़ाई पे जब वो चल रहा है, किसी हीली एरिया पे चल रहा है, तब उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, वी विल गिव 1 स्कोर, राइट। अब 2 में आपको याद रखना है 2 लोग हैं, 2 स्कोर में क्या आएगा, हमेशा याद रखिए 2 लोग हैं, मतलब आप है और आपकी दोस्त है, आप दोनों वॉक कर रहे हैं, बट बार बार आपको रुकना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, जब आपकी दोस्त आप अपने दोस्त के साथ चल रहे हो, तो मेनी टाइम आपने जो है बहुत बार पॉज लिया, ये आपको याद रखना है, और उससे धीरे चल रहे हो आप, तो 2 स्कोर देना है। 2 से हमेशा याद रखो, दोस्त के साथ से हम जब भी दोस्त के साथ चल रहे हैं तो रुक रुक के चल रहे हैं आप, दैट मीन्स आपका जो डिस्निया है, जो ब्रेथलेसनेस है, वो ज्यादा है। उसके बाद 3 में हम हमेशा याद रखते हैं ट्रिक, कि आप 100 मीटर, 100 यार्ड, थ्री डिजिट में याद रखना है, 100 यार्ड या 91 मीटर, राइट। तो जब भी आप जो है वॉक करने के बाद, स्पेशली आफ्टर 100 यार्ड या 91 मीटर, जब आप वॉक करें, तो करने के बाद आप रुकोगे, थोड़ा टाइम लोगे, सांस लोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाओगे। सो 3 से याद रखना है, 3 डिजिट, 100 यार्ड, राइट। इसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन में आएगा कि पेशेंट जो है उसके सिम्टम इतने सिवियर है कि वो इतना डिस्निक है, इवन वो जो कपड़े पहन रहा है तब भी उसे ब्रेथलेसनेस हो जाती है, एंड उसकी वजह से वो घर से बाहर भी नहीं जा रहा, राइट। टू डिस्निक टू लीव द हाउस और ब्रेथलेसनेस व्हेन ड्रेसिंग। तो ये चारों, ये जो पांचों आपके जो पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 0 से 4 तक का स्कोर है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। स्पेशली 2 एंड 3 स्कोर कॉमनली एग्जाम में पूछे गए, राइट। तो हमने इनके बेसिस पे क्या किया, इनके बेसिस पे भी आपको पेशेंट को स्कोर देना है अंडर सिम्टम बर्डन। सो लोअर स्कोर में अगर मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल का जो स्कोर है वो लेस देन 2 है, राइट, तो चांसेस कम है, उसकी जो कंडीशन है वो माइल्ड कंडीशन है, और उसका जो सीएटी का स्कोर है वो लेस देन 10 पॉइंट है, ये याद रखना है। सिम्टम में अगर मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल का जो स्कोर है वो लेस देन 2 है, और कैट का जो स्कोर है वो लेस देन 10 है, दैट इज माइल्ड कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन तब बोलेंगे जब मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल का स्कोर मोर देन और इक्वल टू 2, और सीएटी का स्कोर मोर देन इक्वल टू 10 है, याद करना इजी है, 2 10। जो माइल्ड वाले रिस्क केसेस होंगे वहां पे 2 से कम होगा, 10 से कम होगा। मॉडरेट वाले और हाई रिस्क वाले जो केसेस होंगे उसमें 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा, 10 और 10 से ज्यादा होगा, राइट। तो ये हो गया आपका सिम्टम का बर्डन, राइट। तो हमने यहाँ पे सिम्टम में 2 चीजें यूज करी थी, विच इज मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल डिस्निया का स्केल, उसके हमने पैरामीटर देख लिए, और हमने कैट का देख लिया। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सरबेशन। इसमें आपको बेसिकली पेशेंट को पूछना है कि क्या आपके कभी सीओपीडी वाले पेशेंट को पूछेंगे, क्या अभी आपकी कभी ऐसी तबीयत खराब हुई है अचानक से, आपको सांस नहीं आ रही हो, ब्रेथलेसनेस हो गई हो, तो अगर कभी कोई ऐसी वर्सनिंग नहीं हुई है तो हम जीरो 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 से देंगे। अगर वर्सनिंग हुई है लेकिन हॉस्पिटल नहीं एडमिट होना पड़ा, अपने आप ही नॉर्मल ठीक हो गया वो पेशेंट घर पे, तो आप उसे एक बार बोलोगे कि एक बार एक्सरबेशन हुआ था लेकिन हॉस्पिटल नहीं गए, राइट। एक से ज्यादा बार हुआ है, एक और एक से ज्यादा बार हुआ है विद हॉस्पिटल एडमिशन, अब यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है, मतलब ऑलरेडी वो पेशेंट सीओपीडी का है, उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, और पहले हिस्ट्री भी रही है कि वो एक से ज्यादा बार जो है उसके एकदम से तबीयत खराब हो गई थी, सिम्टम वर्सनिंग हो गई थी, और उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कराना पड़ गया था। या फिर विद इन 1 ईयर, ये यहाँ पे विद इन 1 ईयर पूछ रहे हैं, विद इन 1 ईयर, हिस्ट्री ऑफ विद इन 1 ईयर, 1 साल में 2 से ज्यादा बार उसकी तबीयत खराब हो गई है, एकदम सिम्टम जो है वर्सनिंग हो गए हैं। तो ये हमारे 3 पैरामीटर है, मेन पैरामीटर अंडर गोल्ड क्राइटेरिया। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड से आपने पता किया कि कितना परसेंटेज है, और हमने ग्रेड आइडेंटिफाई कर लिए कि आप सीओपीडी पेशेंट को किस ग्रेड में रख रहे हो। सिम्टम और हिस्ट्री ऑफ एक्सरबेशन हमें आगे हेल्प करेंगे जब हम क्लास को डिवाइड करेंगे, राइट। तो सीओपीडी में हमने 3 क्लास कैटेगराइज करी, वी हैव क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, यू कैन से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई, राइट। तो ये 3 ग्रुप आपने कर दिए गोल्ड ग्रुप। वी हैव ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई। अब ध्यान से देखना, ग्रुप ए वाला जो कंडीशन है वो माइल्ड है, मतलब वो माइल्ड कंडीशन है, उसमें क्या है, माइल्ड वाला लोअर स्कोर क्या था आपका सिम्टम में, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, विच इज लेस देन आपका 2 है, लेस देन 2, और आपका सैट में लेस देन 10 था, तो ये ए वाले क्लास में आएंगे, राइट, ए ग्रुप में आएंगे। और बी ग्रुप में क्या आएगा, जो हाइयर वाला था, विच इज मोर देन इक्वल टू 2,
मॉडिफाइड रिसर्च काउंसिल में, और कैट में आपका मोर देन इक्वल टू 10, तो ये आपके आ गए मॉडरेट क्लास में। ई हमने क्लास को बोला है वेरी सिवियर कंडीशन, जहां पे सिम्टम का फर्क नहीं पड़ता, सिम्टम वेरी करेंगे, लेकिन ई वाला क्लास में जो हिस्ट्री ऑफ एक्सरबेशन रही है वो है मोर देन इक्वल टू 2 एक्सरबेशन हुए एक साल में, या फिर एक से ज्यादा हुए जिसमें हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया, एडमिट करना पड़ गया, तो वो है हमारा ई क्लास के अंदर, राइट। बाकी जिसमें हमने हॉस्पिटल में नहीं भर्ती किया वो ए और बी कैटेगरी में आ जाएगा। अब इस क्लासेस के बेसिस पे ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। सो अगर आप देखो हमारी 3 क्लास है, 3 ग्रुप है, ए बी एंड सी। पुराने वाले गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4 ग्रुप थे, ए बी सी और डी, तो इस बार सी और डी को क्लब कर दिया है और इनकी जगह पे ई ग्रुप बना दिया है, ई ग्रुप, राइट। सो इसमें रिस्क क्या है, ए और बी में, ए में लो रिस्क है, एक्सरबेशन फ्रीक्वेंसी कम थी, एक से भी कम, जिसमें हॉस्पिटल नहीं हुआ था, सिम्टम का बर्डन भी बहुत कम था, याद है सिम्टम का बर्डन आप में वो लेस देन 2 और लेस देन 10, वो एक ग्रुप आ गया जिसमें आप सिर्फ ब्रोंको डायलेटर से काम चला सकते हो, राइट, ब्रोंको डायलेटर। बी वाला जो ग्रुप है, बी ग्रुप में अब यहाँ पे सिम्टम का बर्डन बढ़ा है, मोर देन 2, मोर देन 10, यहाँ पे लेकिन जो एक्सरबेशन है वो अभी भी लो है, जिसमें हमने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया, तो इस केस में जहां पे सिम्टम का बर्डन बढ़ा है, अब आप क्या करोगे, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। नाउ प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाले टेबल को रटना है। लॉन्ग एक्टिंग मिथाकोलीन एंटागोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर हम ट्रीटमेंट में इंक्लूड करेंगे इस क्लास के, इस ग्रुप के पेशेंट में। ई ग्रुप का जो पेशेंट होगा, अगर जो भी पेशेंट ई ग्रुप में आ रहा है जो कि हाई रिस्क में है, उसका जो हिस्ट्री ऑफ एक्सरबेशन है वो मोर देन इक्वल टू 2 है, या फिर मोर देन इक्वल टू 1 विद हॉस्पिटलाइजेशन है, जहां पे सिम्टम वेरिएबल है, राइट, सिम्टम बहुत ही वेरिएबल है, लेकिन एक्सरबेशन के बेसिस पे हमने उसे बोला है हाई रिस्क है। यहां हम क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग, जो आपने यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दिया है, इसके साथ साथ, राइट, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, लॉन्ग एक्टिंग मिथाकोलीन एंटागोनिस्ट के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछता है, विच इज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, स्पेशली इफ द ब्लड का जो इओसिनोफिल का जो लेवल है वो मोर देन इक्वल टू 300, राइट। सो ये है ट्रीटमेंट गाइडलाइन अपडेटेड टू ऑफ 2025, जो आपको याद रखनी है कि ए ग्रुप, बी ग्रुप और ई ग्रुप में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट इंक्लूड करने हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है, विच इज कि ये क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मस्ट हैव क्राइटेरिया इन अ सीओपीडी पेशेंट, स्पेशली मस्ट हैव क्राइटेरिया ये है कि जब इवन पोस्ट ब्रोंको डायलेटर देने के बाद भी उसका जो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी और जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का जो रेशो था वो था लेस देन 0.7, दिस इज द स्टैंडर्ड जो लिया गया है, तो ये आपने याद रखना है, तो ये आपका जो है मस्ट हैव क्राइटेरिया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी, क्लियर। तो ये आपने यहाँ पे रूल आउट कर दिया। उसके बाद हमने गोल्ड क्राइटेरिया के अंदर ग्रेड को कैसे क्लासिफाई किया, ये हमने पढ़ दिया कि हाउ टू क्लासिफाई द सीओपीडी कंडीशन, सिवियरिटी इन ग्रेड, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, वेरी सिवियर, ये कैसे किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारा जो है सिम्टम बर्डन, जो हमारा दूसरा पैरामीटर था कि सिम्टम बर्डन में कैसे असेस करेंगे, कैसे सिम्टम है, माइल्ड है, लोअर रिस्क पे है, हाइयर रिस्क पे है, फिर हिस्ट्री ऑफ एक्सरबेशन, उसके बेसिस पे ये पूरा चार्ट किया गया है, विच इज द अपडेटेड 2025 गोल्ड क्राइटेरिया, right, gold criteria. So broncho post bronchodilator, these are the grades, and this is the exacerbation history and the symptom. On the basis of this we have classified the patient into 3 groups, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ए बी एंड ई, एंड उनके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए। Now let us see the question. So according to the gold criteria, severe COPD score is defined as, severe COPD score is defined as, क्या होगा severe COPD score? So let us understand, we have mild, moderate, severe and very severe. Remember very severe was less than 30%, right? और severe में क्या था, if I talk about severe में it is यहाँ पे we have to change one option because option D and C both are same. So option, let me change this 30%, right? So it is less than 30%, it is very severe, right? Less than 50%. So again, let us quickly revise. हमारा गोल्ड क्राइटेरिया में मोर देन 80 माइल्ड,
more than 50 but less than 80, grade 2. It is less than 50 आपका आएगा severe, grade 3, right? So this answer is less than. F, forced expiratory volume 1 and forced vital capacity less than 0.7, and जो predicted response है वो है आपका forced expiratory volume in 1 second. Forced expiratory volume in 1 second should be severe में more than equal to 30 but less than 50. It is less than 50. So यहाँ पे severe के केस में आंसर नंबर C is correct answer. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर गोल्ड क्राइटेरिया. इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो याद करने होंगे, तो नोट्स बना लेना और एक बार रिवाइज कर लेना. जब आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा. इसीलिए हाईली इंपॉर्टेंट, डू मेक शॉर्ट नोट्स, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So that's all from my side. See you all in next important and updated session. And बने रहिए Pulse Prep Hub में. And those who are new to this channel, subscribe to Pulse Prep Hub. Make this community more stronger. And we'll see you all with another important and interesting topic. Till then, stay happy, stay healthy. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्स प्रेप हब लर्निंग कैप्सूल. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड क्राइटेरिया, द मोस्ट रीसेंट अपडेट ऑफ 2025, राइट? सबसे पहले ये पूरा टॉपिक समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हाईली इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अपकमिंग नॉर्सेट या जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड क्राइटेरिया पे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट? तो लेट अस अंडरस्टैंड द गोल्ड क्राइटेरिया. गोल्ड क्राइटेरिया हम किस कंडीशन में यूज करते हैं? सो